Now I am going to discuss overall periodic trend. मीन्स अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बोलते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन मीन्स एटम्स का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, मीन्स एलिमेंट्स का जो 3 इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है, वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बट दीज 3 प्रॉपर्टीज आर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज 3 प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी, एटम्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एटम्स का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ये तीनों मिलकर के एलिमेंट और एटम के इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड होल मीन्स होल केमिकल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री लोग पढ़ते हैं, आर रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। एटम के इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड रहे, इसलिए ये तीनों ही प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीनों मिल करके कंट्रोल करेगा एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो पहले तो मैं पीटी में दिखा रहा हूं पीरियोडिक ट्रेंड, इन तीनों का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, हालांकि आप सबको पता है क्योंकि कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूं। फिर मैं बताऊंगा कि इस तीनों की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पूरे पीटी के जो एलिमेंट्स हैं उसको किस तरह से हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इन तीनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इसके अलावा जो पीरियोडिक ट्रेंड में आपको पढ़ाया हूँ एटॉमिक रेडियस का, उस सबको मिक्स करके हम लोग देखेंगे कि उसके वजह से एलिमेंट्स का मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे किस तरह से इफेक्ट होता है, पीरियोडिक ट्रेंड मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या है। तो चलिए देखता हूं मैं। किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, व्हेन यू मूव इन एनी पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then nuclear charge will increase because continuously atomic number increases। जैसे ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीटी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी में एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, मींस इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। सिमिलर रीजन की वजह से क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं, आप हमेशा उसके निगेटिव वैल्यू को ही समझना। मींस निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो this will also increase from left to right in any particular period. Electron enthalpy increases. Next, electron negativity, ये भी इंक्रीज होगा। इसके पीछे क्या रीजन है आप समझते हो, मीन्स जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिंग पावर बढ़ने का मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज होगा। यही वजह भी है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अमॉन्ग देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। अपने अपने पीरियड में हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, ये तो हुआ पीरियड की बात। अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप एनी पर्टिकुलर ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाओगे, ग्रुप टॉप बॉटम साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। उसके वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज होता है, तीनों डिक्रीज होगा। साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी decreases
मीन्स इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीजेज। इस तरह से आप देख रहे हो सभी फैक्टर्स टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन्स इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी तीनों डिक्रीज हो रहा है। तो क्लियर हो गया, ये तीनों पीरियड में इंक्रीज होता है, ग्रुप में डिक्रीज होता है। दिस इज पीरियोडिक ट्रेंड, मीन्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब इससे क्या बाहर आता है बात, तो इससे देखो पॉइंट आता है कि अब हम लोग मेटल के बारे में, मीन्स जो एलिमेंट्स हमारे हैं पीटी में, उनके प्रॉपर्टी समझते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी दो ही है, मेटल, नॉन मेटल। मेटल वह है जिसको इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। मेटल वह है जो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के पीछे रीजन है कि दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है। इस लूज करने के टेंडेंसी के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेटल का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड रहता है मेटल के न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल रहता है, जिसकी वजह से वह ईजिली मेटल से निकल सकता है। तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा है तो मेटल का क्या, आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी लो होगा, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लो होगा, क्यों लो होगा जी, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। बट मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज लो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, एंड कंसिक्वेंटली मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टू, क्योंकि अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उनका क्या हुआ, कम होगा। मीन्स ये तीनों ही चीज़ें मेटल के प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। मीन्स मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है, मेटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लो होता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लो होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा जी, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घट रहा है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, और ये सब किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का है। इसलिए टॉप टू बॉटम क्या बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर्स। तो अब हम लोग इस आप पीरियोडिक ट्रेंड को मेटल्स और मेटालिक कैरेक्टर के टर्म्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो आप 9th-10th में ही पढ़े हो, बट अब मेटल का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को ही पढ़ेंगे, क्योंकि वही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। मीन्स metals have low ionization energy, electron gain enthalpy and electron negativity, तीनों ही लो होता है। So metals have high tendency to lose electron. Metals have high tendency to lose electrons. मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है, मीन्स लेने का नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन देने वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। Positive elements. Most electropositive elements are S block. Most electropositive elements are group 1 metals. Most electropositive metals are
ग्रुप वन मेटल्स, ग्रुप वन मेटल्स। अब ये सब मेटल के प्रॉपर्टीज है और ये सारे प्रॉपर्टीज किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आओगे तब बढ़ता है। इसका मीनिंग हुआ कि मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप एंड ऑल दिस प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड। किसी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा, मींस एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बढ़ेगा, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो सबसे लास्ट में रहता है ग्रुप 17 एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिव बढ़ेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि पीरियड में जब जाओगे लेफ्ट टू राइट तो मेटल का कैरेक्टर घटता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मीनिंग क्या हुआ? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना। एलिमेंट्स को हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल नॉन मेटल में डिवाइड करके रखा है। जो हम लोग पहले फिजिकल जो डिवीजन था, जो 9th-10th में आपने पढ़ रखा है, फिजिकल डिवीजन यह था कि मेटल वह होता है जो सॉलिड फॉर्म में रहता है। पहला नॉन मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, गैस के फॉर्म में भी रह सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी रह सकता है रूम टेम्परेचर पे। लाइक आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहता है, सल्फर फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में रहता है, आपका आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है। मीन्स नॉन मेटल्स may exist in the form of solid, liquid and gas at room temperature, but metals exist in solid form except mercury. Mercury is the only element which exists in liquid form at room temperature. ये फिजिकल डिवीजन था मेटल नॉन मेटल का। फिर हम लोग बोले कि मेटल वह है जिसके पास वो आपका मेटालिक लक्ष्चर होता है, क्योंकि मेटल मेटालिक क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। क्रिस्टल जब का फॉर्मेशन जब मेटल करता है तो उसमें मेटल एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल रहता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब उसके ऊपर लाइट फॉल होता है तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उससे साइन प्रोड्यूस होता है, जिसे मेटालिक लक्ष्चर बोलते हैं। मीन्स चमकीलापन, मीन्स मेटल का सरफेस चमकीलापन होता है, मीन्स मेटालिक लक्ष्चर उसको बोलते हैं, जो कि नॉन मेटल के पास ऐसा नहीं होता है। इसमें एक्सेप्शन तुम्हारा है डायमंड। डायमंड कार्बन का आपका इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। डायमंड एक तरह से कार्बन ही है, जबकि डायमंड के पास बहुत ब्राइटनेस होता है। डायमंड एक्सेप्शनल है, रेस्ट नॉन मेटल के पास कोई ऐसा चीज नहीं रहता है। फिर मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल नहीं होता था। फिर मेटल का आप पतला से पतला थिनेस्ट शीट बना सकते हो, मीन्स मेटल्स आर मैलिएबल, मीन्स हैमरिंग करने पे फ्लैटन होता है। मेटल्स आर फ्लैटन ड्यूरिंग हैमरिंग, जैसे उस पर हथौड़ा मारोगे और फैलता जाएगा। ये नॉन मेटल का कैरेक्टर नहीं होता है। नॉन मेटल के ऊपर हैमरिंग करोगे वो ब्रिटल होता है, टूट जाएगा अगर सॉलिड है तो। फिर मेटल के पतला से पतला आप वायर बना सकते हो, मीन्स मेटल के अंदर डक्टाइलिटी होता है, नॉन मेटल में बहुत कम होता है। तो दीज आर फिजिकल डिवीजन बिटवीन मेटल नॉन मेटल। बट नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैटेगराइज मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल डिवीजन। Metals have high tendency to lose electron. Non-metals have high tendency to gain electrons. Metals have low tendency to gain electron. Non-metals have high tendency to gain electron. That's why metals have low ionization energy, low electron enthalpy, low electron negativity. Non-metals have high ionization energy, high electron enthalpy, high electron negativity. These are differences between metals and non-metals. और इस तरह से जो मेटल के लिए आप पढ़े हो, जस्ट इसका उल्टा नॉन मेटल के लिए होगा। अब होता क्या है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे मेटालिक कैरेक्टर में बताया कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। तो बीच में एक ऐसा जगह आता है जहां पे मेटल नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर इक्वल हो सकता है। तो उस सब एलिमेंट्स को हम लोग सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो चलिए देखिए, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टी। किसी भी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाओगे
मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मीन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज मीन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases। टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप, सो मेटालिक कैरेक्टर इन एनी ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। राइट, अब ट्रेंड क्लियर हो गया। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, मीन्स लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो क्लियर हो गया, पीटी के सबसे राइट पार्ट में जो होगा वो नॉन मेटल होगा और लेफ्ट पार्ट में जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। हालांकि 78% ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पीटी आर मेटल। पीटी के 78% एलिमेंट आपका मेटल है, तो मेटल का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। पूरा डी, पूरा ए ब्लॉक मेटल्स है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सारे मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में भी कुछ का थोड़ा बहुत मेटालिक कैरेक्टर है, लेकिन पी ब्लॉक में ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स है। अब होता क्या है कि कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मीन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसी जगह आता है जहाँ पे मीन्स एलिमेंट का कैरेक्टर के अंदर बैलेंसिंग आ जाता है, मेटल नॉन मेटल का दोनों कैरेक्टर इक्वल हो जाता है। तो जब एलिमेंट व्हेन एलिमेंट हैज इक्वल मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देन एलिमेंट बिकम्स सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। वैसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स बोलते हैं। हमारे पीटी में दिया हुआ, पीटी में देखोगे जिसमें आपका जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आपका गैलियम है, इस तरह से एसेन है, इस सबको आपका मेटलॉइड के कैटेगरी में रखा गया। आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, इस सबको मेटलॉइड के कैरेक्टर में रखा हुआ है, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है मेटल नॉन मेटल दोनों जैसा होता है। तो सेमी मेटल मेटलॉइड्स वह हुआ जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर हो। पीटी में इसको इंडिकेट किया गया है, इसको आप देखना भी। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है। इससे बहुत सारी बातें हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड, वन बाई वन करके। एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स और अनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। मीन्स किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो आप पीरियड वन को छोड़ दो, वन में केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में जितना भी एलिमेंट्स है वो सब अपने अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, तो उनके पास अनामोलस प्रॉपर्टी होता है, मीन्स एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल ग्रुप वन, हाइड्रोजन की बात मैंने कर रहा हूँ, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है। फर्स्ट पीरियड में मात्र दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, उसकी बात नहीं। सेकेंड पीरियड से फॉर्मल पीटी शुरू हो जाता है। तो ग्रुप वन में सेकेंड पीरियड में कौन है? लिथियम है। ग्रुप टू में कौन है? बेरिलियम है। ग्रुप 13 में कौन है? बोरॉन है। 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन। ये सब डिफरेंट आपका पीरियड है, जिसका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है जो सभी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है एक तरह से। तो जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको सेकेंड पीरियड के, ऑल आर फर्स्ट मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर है। जैसे ग्रुप वन के लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम तो खैर रेडियो एक्टिव, इसको नहीं लेते हैं हम लोग। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहाँ पे बोरॉन के बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। तो किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर अपने रेस्ट फैमिली मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप बिहेव्स डिफरेंटली
from rest member. This is called abnormal properties of second period elements और anomalous. Anomalous का मतलब ये होता है जो नॉर्मल नहीं हो, abnormal, विचित्र. anomalous का मतलब विचित्र होता है. anomalous properties of second period elements मीन्स सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट्स हैं जो अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर है वो अपने रेस्ट फैमिली मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है. मीन्स lithium has different means many property different from rest group members. Beryllium shows many different property from rest family members. Boron also behaves differently. Carbon behave differently from rest members. Nitrogen behaves differently from rest member. Oxygen behaves differently from rest members in many respect. Fluorine behaves differently with rest members in many respect. Means all हर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है अपने अपने फैमिली मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है. दिस इज कॉल्ड दिस फेमिना और इज कॉल्ड anomalous properties of second period elements or abnormal properties of second period elements. A point is why, which is responsible for this abnormal or anomalous behavior. तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है वो यह है स्मॉलेस्ट साइज. smallest size means first member of each group has a smallest size in their respective group because size increases from top to bottom. किसी भी ग्रुप में टॉप से बटम आओगे साइज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली फर्स्ट मेंबर हैज ए स्मॉलेस्ट साइज. स्मॉलेस्ट साइज की वजह से ये फर्स्ट मेंबर के जो एलिमेंट है फर्स्ट मेंबर जो है वो रेस्ट फैमिली मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करते हैं. मतलब ओनली स्मॉलेस्ट साइज नॉट रिस्पॉन्सिबल बट दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. स्मॉलेस्ट साइज एक पॉइंट है इनके एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज के लिए. दूसरा पॉइंट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल का एब्सेंस है मींस इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं रहता है. सेकंड पीरियड होने का मीनिंग सेकंड पीरियड का मेंबर है मींस इनका n का वैल्यू 2 है, n 2 है, इसके वैल्यू l होगा 0 1 मींस sp डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है. तो डी ऑर्बिटल का एब्सेंस होना भी इनके नॉर्मल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इनको छोड़ करके सबके पास डी ऑर्बिटल रहता है. क्योंकि आपका थर्ड पीरियड होने का मीनिंग हुआ n3 हो गया तो l का वैल्यू क्या होगा जी 0 1 2 मीन्स s सबसेल p सबसेल d सबसेल तीनों होगा. बट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है. ये भी एक रीजन है. अब तीसरा रीजन यह है कि इनका हाईएस्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिकॉज ऑल प्रॉपर्टीज चेंजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम मीन्स सब के सब ऊपर से नीचे बढ़ता है. इसलिए लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी, लिथियम का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, लिथियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगा. इस वजह से भी हमारा लिथियम रेस्ट फैमिली मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है. सेम रीज़न यहाँ भी है. बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रेस्ट से डिफरेंट होगा, सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि फर्स्ट मेंबर है. यहाँ भी वैसा ही है मीन्स हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर से ही कोई प्रॉपर्टीज़ का चेंजिंग शुरू होता है जिसकी वजह से उनके पास एक एबनॉर्मलिटीज आ जाता है. स्मॉलेस्ट साइज होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है मीन्स डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस नहीं रहता है मीन्स डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहता है. साथ में आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हाई होता है. हाई क्या हाईएस्ट होता है अपने अपने ग्रुप में मीन्स इसको थर्ड फैक्टर में आप लिख सकते हो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी and electron negativity. So due to these reasons first member of any group behaves differently from rest family members. This phenomena is called abnormal properties of second period elements or anomalous properties of second period elements. Next property is diagonal relationship. Diagonal relationship
पीटी में सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डायगोनली रिलेटेड रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पीरियड के हैं आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो होता यह है कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स में के डायगोनल में जो पड़ता है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, उससे काफ़ी उसका प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है। मीन्स लिथियम का डायगोनल में मैग्नीशियम है, बेरिलियम का डायगोनल में एल्युमिनियम है, बोरॉन का डायगोनल में सिलिकॉन है, कार्बन का डायगोनल में फास्फोरस है। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि लिथियम का बहुत सारे प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करता है, बेरिलियम का और एल्युमिनियम का बहुत सारे प्रॉपर्टीज कॉमन होता है, बोरॉन का बहुत सिलिकॉन से मैच करता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप जो डायगोनल एलिमेंट्स के बीच में है। मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव many properties resemblance, means diagonal elements of second and third elements have many common properties. This phenomena is called diagonal relationship between second and third period elements. सेकेंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है जिसके तहत डायगोनल एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज कॉमन हो जाता है, मीन्स आइडेंटिकल हो जाता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज, काफ़ी सारे प्रॉपर्टी नहीं बट बहुत सारे प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है, रिजेंबलेंस होता है। मीन्स इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, रिजेंबलेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अब इस डायगोनल रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल। व्हाई? क्योंकि पीटी में किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, सेम प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। मीन्स लेफ्ट टू राइट मान लो साइज यहां पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस, तो टॉप टू बॉटम सेम साइज इंक्रीज होता है। एक मैं सिंगल प्रॉपर्टी एग्जांपल के तौर पे लिया, तो आप इसके बीच के जो डायगोनल हुआ, इस डायगोनल के अकॉर्डिंग डायगोनल के लॉन्ग आप अगर मोशन करते हो, मान लो तुम यहां पहुंच गए हो, तो क्या होगा? तो इस पॉइंट को देते हैं, इस पॉइंट को ए लिख रहे हैं, इस पॉइंट को बी। मान लो तुमको ओ से बी तक पहुंचना है, तो पहले तुमको ओ ए जाना पड़ेगा इधर और फिर इधर आना पड़ेगा। तो ओ से ए तक तुम गए हो तो साइज डिक्रीज हुआ है, फिर ए से जब बी में आए हो तो साइज इंक्रीज हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो साइज ओ पे रहा वो बी पे रह गया। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज हो रहा है तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। इसका मीनिंग उनके डायगोनल के डायरेक्शन में जाओगे तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट along diagonal. This is responsible for diagonal relationship. यही वजह है कि डायगोनल रिलेशनशिप ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे भी तो डायगोनल हो जाएगा। अगर आप बेरिलियम के डायगोनल में सोडियम है, ऐसे भी तो आप बोल सकते हो बेरिलियम का डायगोनल, लेकिन ये रिलेशनशिप नहीं होता है। मीन्स बेरिलियम का प्रॉपर्टी सोडियम से मैच नहीं करता है।
Why? Because periodic trend is this. Periodic trend लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम होता है, इसलिए जो डायगोनल आपको लेना पड़ेगा वो किधर से लेना पड़ेगा जी, लेफ्ट से राइट तरफ लेना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट नहीं ले सकते हो। इसलिए इसी डायरेक्शन में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इसी डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स है उनका प्रॉपर्टीज मैच करता है, आइडेंटिकल होता है। एक और बात, ये डायगोनल रिलेशनशिप जो है, डायगोनल रिलेशनशिप ये पूरे पीटी में मीन्स पूरे सेकेंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के कंप्लीट एलिमेंट्स में अच्छे से मतलब नहीं फॉलो होता है। डायगोनल रिलेशनशिप पीटी की मीन्स पीरियड के हाफ पार्ट तक ही होता है। कार्बन का ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन का बहुत सारा प्रॉपर्टी सल्फर से मैच होता है, ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन का बहुत सारा प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच होता है, ऐसा भी नहीं होता है। ये यही तक ज्यादा फॉलो होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो या टॉप टू बॉटम आते हो तो पूरे पीरियड में पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्मूथ नहीं रहता है, थोड़ा बहुत मतलब उसमें इरेगुलरिटीज आ जाता है। उस इरेगुलरिटीज की वजह से डायगोनल रिलेशनशिप थ्रू आउट द पीरियड फॉलो पूरी तरह से नहीं होता है। हाँ, लेफ्ट हाफ में डोमिनेंटली फॉलो होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हम नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डायगोनल रिलेशनशिप इज ओनली एग्जिस्ट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, दिस शुड ऑल्सो इन थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड तो पूरे पीटी में होता है, तो थर्ड और फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच भी डायगोनल रिलेशनशिप होनी चाहिए, बट नहीं होता है। उसके पीछे कौन रीजन है? तो उसके पीछे रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट। फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल आ जाता है, उसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स के पास डी इलेक्ट्रॉन आने के बाद बहुत सारे इरेगुलरिटीज आ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी से लेकर के, साइज से लेकर के, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी से लेकर के सब चीज़ों में इरेगुलरिटीज आ जाता है। क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग इफेक्ट एस और पी से डिफरेंट होता है। इसके वजह से थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स। अब अगला पॉइंट आप बोलोगे इट्स ओके, बट व्हाई डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स? बिकॉज बोथ हैव डी ऑर्बिटल्स। अब तो दोनों के पास डी ऑर्बिटल आ गया, तब भी नहीं होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल आते ही पीरियोडिक ट्रेंड पूरी तरह से फॉलो नहीं होता है। जब पीरियोडिक ट्रेंड रेगुलर नहीं रहेगा तो डायगोनल के अलोंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहेगा और फिर डायगोनल रिलेशनशिप फॉलो नहीं होता है। यही वजह है कि डायगोनल रिलेशनशिप इज ओनली पॉसिबल बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। नाउ टिपिकल एलिमेंट्स, हम लोग पीटी में टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? तो देखो, टिपिकल का मीनिंग होता है, टिपिकल एक नेगेटिव वर्ड है। टिपिकल का मीनिंग होता है कुछ रिप्रेजेंट करना। जैसे अगर मान लो कोई बोलता है आपको कि आप टिपिकल झारखंडी हो, इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड को आप रिप्रेजेंट करते हो, और वो भी पॉजिटिव सेंस में नहीं, ऐसे निगेटिव वर्ड होता है। डे टू डे लाइफ में ये निगेटिव वर्ड है, हालांकि वर्ड तो कोई निगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, बट इसका इस्तेमाल उसी में होता है। मीन्स झारखंड का जो करेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स जिसकी वजह से कुछ इसके निगेटिविटी है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, वो टिपिकल का मतलब होता है। तो टिपिकल एलिमेंट्स वह एलिमेंट होता है जो पीटी को ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम लोग, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को एक साथ हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आप ग्रुप 2 का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मीन्स से हुआ सेकेंड पीरियड का एलिमेंट और ये हुआ थर्ड का। ऐसे में पहले ही आपको बता चुका हूं कि थर्ड पीरियड जो एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, पूरी तरह से सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करता। हालांकि सब कुछ नहीं चेंज होता है, ऐसा नहीं कि लिथियम का कोई भी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है, बट लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी को अगर मिला दोगे तो पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कलेक्टिवली सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स होल ग्रुप, होल मेंबर एंड ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप। किसी ग्रुप के सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो पूरे ग्रुप के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई दीज टू ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल
टिपिकल एलिमेंट्स, इसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं बिकॉज यह पूरे ग्रुप के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स किसी भी ग्रुप के सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होता है वो पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। अब इसके अलावा एक ब्रिज एलिमेंट भी होता है। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड जैसे मैग्नीशियम है, इसमें थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड पीरियड, क्योंकि पीटी का जो मैं बताया हूँ आप सबको, जो ओल्डर डिवीजन है ग्रुप का, उसमें ग्रुप को हम लोग ए बी करके डिवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो दो सब ग्रुप जो है उसके प्रॉपर्टीज को मतलब एक तरह से कनेक्ट करता है। लाइक दिस, मैग्नीशियम सेकेंड ए में है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और सेकेंड बी में कौन है? जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो मैग्नीशियम का बहुत सारा प्रॉपर्टी इससे तो मैच करता है, इसी के ग्रुप का है यह। बट मैग्नीशियम का बहुत सारा प्रॉपर्टी जिंक, कैडमियम, मरकरी से मैच करता है। तो मैग्नीशियम एक तरह से दोनों ही सब ग्रुप को एक तरह से क्या कर रहा है जी? कनेक्ट कर रहा है। मीन्स मैग्नीशियम जस्ट लाइक बिहेव्स एज ब्रिज बिटवीन टू सब ग्रुप्स। सेकेंड ए एंड सेकेंड बी के बीच में ब्रिज का काम करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। दैट्स वाई मैग्नीशियम इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट एंड नॉट ओनली मैग्नीशियम, all third period elements are also called bridge elements। क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स अपने अपने जो सब ग्रुप्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज को काफ़ी कनेक्ट करते हैं। जैसे तुम्हारा सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1 वाले को भी रिप्रेजेंट करता है और ग्रुप आपका फर्स्ट बी वाले को भी रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट बी में कौन है जी? कॉपर है, सिल्वर है, तो उनका भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से मैच करता है। तो इस तरह से थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो टू सब ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करते हैं। मींस उनका प्रॉपर्टीज दोनों सब ग्रुप से मैच करता है, जिसकी वजह से दोनों सब ग्रुप के बीच में वो ब्रिज जैसा बिहेव करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। सो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स का नेचर। देखो जी, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं सब के सब बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स, हैव बेसिक नेचर। मेटल का ऑक्साइड के पास बेसिक नेचर होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, non-metal oxides have acidic nature। अब जितने ही मेटल का ऑक्साइड्स होगा सबके पास बेसिक नेचर होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड के पास एसिडिक नेचर होगा। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सारी बातें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे के चैप्टर्स में। अभी आप जितना एसिड बेस के बारे में समझते हो काफ़ी है, उसी से काम चलेगा। आपको लगता है कि एसिड वह है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है जी? खट्टा होता है, शाउर होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है जी? बीटर होता है, तीखा होता है। उसका बाद लिटमस पेपर टेस्ट, आपका बेस लिटमस पेपर को क्या बना देता है? ब्लू। बी से बेस, बी से ब्लू। एंड एसिड वह होता है जो लिटमस पेपर को क्या करता है? रेड कर दे। तो ये सब फिजिकल टेस्टेज है जो उसका टेस्ट और कलर के बेसिस पे होता है। लेकिन एसिड और बेस का डिवीजन यहीं तक नहीं। एसिड और बेस के बारे में बहुत बड़ी थियोरिटिकल सेक्शन है जिसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस आपसे करूंगा, बट अभी नहीं, लेटर ऑन आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। अभी मैं आप एसिड बेस के बारे में जानते हो उतना काफ़ी है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा। लेकिन पीटी में तो ट्रेंड होता है, मीन्स मेटालिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, मेटालिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मीन्स जिस डायरेक्शन में मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उस डायरेक्शन में ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जिस डायरेक्शन में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में उस ऑक्साइड्स के बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गए और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रेंड सब देखेंगे। तो वी नो इन एनी ग्रुप टॉप टू बॉटम
मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, metallic character increases, so basic strength of oxides increases. Right? As for example, lithium oxide, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ऊपर से नीचे क्या बढ़ रहा है जी? बेसिक स्ट्रेंथ। राइट। सिमिलरली जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होने के मीनिंग हुआ ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ऑक्साइड के बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मीनिंग हुआ ऑक्साइड्स के एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, लाइक दिस। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो देखो यहां पे in any period when you move from left to right, metallic character decreases, so acidic strength, basic strength of oxides decreases, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। राइट। तो एज फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम के आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के आगे बोरॉन ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम के आगे एल्युमिनियम है इस पीरियड में, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के आगे सिलिकॉन है, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन के आगे फास्फोरस है तो फास्फोरस ऑक्साइड, उसके आगे क्लोरीन है, Cl2O5 Cl2O7। तो ये जो ऑक्साइड्स देख रहे हो इनका लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। राइट। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा ऑक्साइड्स का, टॉप टू बॉटम आओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा ऑक्साइड्स का। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर मोर देन वन ऑक्साइड्स है तो उनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। एज फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, N2O लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, N2O3, N2O5 etc। अब ये सारे नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड्स हैं। तो होता यह है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अगर मोर देन वन ऑक्साइड्स हैं तो उनमें उनके ऑक्साइड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है
किसी पर्टिकुलर नॉन मेटल का अगर मोर देन 1 ऑक्साइड्स है तो उस ऑक्साइड्स में एसिडिक बढ़ता है विथ इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ ऑक्साइड के एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। यही वजह है कि यह दोनों आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स मीन्स नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड और NO नाइट्रिक ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता, न्यूट्रल होता है, लेकिन ये सब आपका एसिडिक होता है। हाँ, इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि N2O3 एंड N2O5 पे मोर एसिडिक कौन होगा, तो नेचुरल है N2O5 में ऑक्सीजन ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होने पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये N2O5 को कोई पूछे कि अब दिखाओ कि एसिड कैसे है, ऐसे तो पता चल नहीं रहा है, तो आप इसको वाटर में डाल दो। N2O5 को अगर वो अपने वाटर में डाल दिया तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2HNO3 बन गया। HNO3 के बारे में तो सबको पता है कि एसिड है। तो इस तरीका से जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन बेस में हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और आप इस तरीका से प्रूफ कर सकते हो कि एसिडिक और बेसिक है। अब रही बात कि अगर हाँ इसके अलावा कार्बन का भी देख सकते हो, क्लोरीन का भी देख सकते हो। मान लो क्लोरीन का भी Cl2O3 है, Cl2O5 है, Cl2O7 है, इसमें अगर कोई पूछे तो नेचुरल है। ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। मान लो कार्बन के ऑक्साइड्स है, CO है, CO2 है, तो ये न्यूट्रल होता है कार्बन का ऑक्साइड, ये एसिडिक होता है। सब ऑक्सीजन के परसेंटेज के हिसाब से होता है। अब मैं बता रहा था कि तो मेटल नॉन मेटल का ऑक्साइड्स हो गया। अब पीटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कैरेक्टर मेटल नॉन मेटल दोनों जैसा होता है, उसको मेटलॉइड और सेमी मेटल्स बोलते हैं। तो मेटलॉइड्स और सेमी मेटल के ऑक्साइड को हम लोग, अब मेटल अगर उस एलिमेंट के पास मेटल नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर है तो पक्का उसके ऑक्साइड के पास भी दोनों कैरेक्टर होगा, एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होगा। तो ऐसा ऑक्साइड्स जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर हो, ऐसा ऑक्साइड्स जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होता है, उस ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो मैं आपको यही बताने अब जाऊंगा, बताऊंगा कि मेटलॉइड्स और सेमी मेटल कौन है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन होता है। सेमी मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, देखो जो मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स क्या है वो मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि जिस मेटल के पास, जिस एलिमेंट के पास मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर लगभग बराबर आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि वो मेटलॉइड्स हो गया, मीन्स ना वो मेटल रहा नॉन मेटल रहा, या सेमी मेटल भी कहा जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और पीटी में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टाटीन, ये सब आपके ग्रुप 14 से लेकर के 17 तक के एलिमेंट हैं। इनके पास मेटलॉइड का कैरेक्टर होता है, मीन्स इनको मेटलॉइड माना जाता है। अब मेटल का ऑक्साइड्स बेसिक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड्स एसिडिक है, तो मेटलॉइड का ऑक्साइड कैसा होगा जी, तो मेटलॉइड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक उस ऑक्साइड्स को बोलते हैं जो ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, मीन्स जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है। अच्छा हाँ, एक और बात, एसिड का डेफिनेशन क्या है, जो बेस से रिएक्ट करे, मीन्स जो बेस को न्यूट्रलाइज करे। बेस कौन है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट करता है। इसका मीनिंग हुआ कि इसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर है। तो मेटलॉइड्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। अब एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी में भले लिखा हुआ है कि ये मेटलॉइड्स हैं, बट ऑक्साइड्स जिसका एम्फोटेरिक होता है वो केवल यही नहीं है, और भी बहुत सारे मेटल्स भी हैं जिनका ऑक्साइड के पास एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो एक मैं लिस्ट दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रेगुलरली आता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मेटल्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मीन्स
ये जो एलिमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं इन सबका ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होता है। जैसे तुम्हारा जिंक मेटल है रिनाउंड, बट जिंक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। बेरिलियम भी मेटल के कैटेगरी में आता है, बट इसका भी ऑक्साइड एसिडिक बेसिक दोनों होता है। तो एल्युमिनियम भी तुम्हारा एसिड मेटल है, इसका भी ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। तो भले ही सब मेटल हैं, but their oxides behave as both acidic as well as basic, so their oxides are amphoteric, and these are the heat questions from these are heat section for entrance examination like JEE Main Advanced and NEET। वहाँ रेगुलर पूछता है, मीन्स अल्टरनेट ईयर नहीं, रेगुलर ईयर में आते रहता है, पूछेगा कौन सा ऑक्साइड इसमें एम्फोटेरिक है, तो आपको लिस्ट पता होना चाहिए। तो उस लिस्ट को याद रखने का एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताया हूँ। जैसे जनाबे अली ने गाया पंजाबी सॉन्ग ऐसे कि सब भींग गए, आंसुओं में भींग गए। तो देखो जी, ऐसे कि सब आंसुओं में भींग गए। देख लो इसको, जनाबे जडन के लिए जना, बेरिलियम के लिए बे, जनाबे, एल्युमिनियम के अली ने, गैलियम के लिए गाया, पंजाबी के पीबी के लिए पंजाबी, एसएन के लिए टीन के लिए सॉन्ग, आर्सेनिक के लिए ऐसे की, एंटीमनी के लिए सब, बिस्मत के लिए भी, इंडियम के लिए नंग और जर्मनी के लिए गए। मीन्स जनाबे अली ने गाया पंजाबी सॉन्ग ऐसे कि सब आंसुओं में भींग गए। सब आंसुओं लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसे कि सब आंसुओं, सब आंसुओं में भींग गए, आंसुओं में भींग गए। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो इस तरह से आपका पीटी था। पीटी कंप्लीटली मैं कंप्लीट करके पढ़ा दिया हूं। हालांकि पीटी पूरे केमिस्ट्री है। पीटी इज द जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक सब कुछ पढ़ना है। इसलिए पीटी से कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो हर क्वेश्चन का आंसर अभी आप देने केपेबल नहीं है, क्योंकि आगे चल के एस ब्लॉक अलग पढ़ोगे, हाइड्रोजन अलग पढ़ोगे, पी ब्लॉक अलग पढ़ोगे, डीएनए ब्लॉक अलग पढ़ोगे। उतना सारा चीज पढ़ने के बाद आप पीटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन देने का आंसर दे कैपेबल हो जाओगे। बट फिर भी मैं पीटी इतना आपको पढ़ा दिया हूँ, इससे आगे का चैप्टर मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे पीटी पे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाना है। वो अगला वीडियो में क्वेश्चंस करवाऊंगा और साथ में वैलेंसी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा।